जी स्टूडेंट्स, लेक्चर शुरू करते हैं आज का। जैसे कि हमारा पहला टॉपिक जो सिलेबस आउटलाइन में है वो है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा हमने पहले से डिस्कस किया था कि तमाम रैशनल और इरेशनल्स की जो यूनियन है, तमाम रैशनल और इरेशनल्स जब मिल जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो हम कहेंगे कि वो रियल नंबर्स हैं। एक्चुअली मतलब हर रैशनल भी रियल है, इरेशनल भी रियल है। इसके अलावा नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ये तमाम नंबर्स रियल नंबर्स के सेट में मौजूद हैं। तो रियल नंबर्स का मतलब एक्चुअली वो नंबर लाइन ही है जिस पे तमाम नंबर्स मौजूद होते हैं। आपको रियल नंबर्स की क्योंकि आगे प्रॉपर्टीज पढ़ानी है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें रैशनल और इरेशनल्स कौन होते हैं। तो बच्चों, रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन से आप सब वाकिफ हैं, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो उसको। Numbers which can be written in the form p over q, where p and q belongs to z and q is not equal to 0, मीन p और q दोनों जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए और जो डिनोमिनेटर पे इंटीजर है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। थोड़ा डिटेल में इसको लेके चलेंगे, पहले साथ साथ इरेशनल नंबर्स पे बात कर लें। द नंबर्स विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म p ओवर q, या सिंपली यूं कह लीजिए नंबर्स विच आर नॉट रैशनल्स आर कॉल्ड इरेशनल्स। अब अगर आप इरेशनल्स के एग्जांपल्स देखना चाहते हैं तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, बल्कि यूं कह लीजिए कि किसी भी प्राइम नंबर पे जब आप अंडर रूट लगाते हो, स्क्वायर रूट लगाते हो, तो एक्चुअली वो इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। क्यों करता है वो बताता हूँ थोड़ी देर तक। पहले आप मुझे ये क्लियर कर दीजिए, क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? सर आवाज नहीं। यस सर। कुछ बच्चों को यस आवाज आ सर। रही है ना? यस सर आ रही है। हाँ जी। यस जिन्हें सर। जिन्हें आवाज नहीं आ रही सर आपकी उनके आवाज नहीं आई। बेटा, जिसे आवाज नहीं आई उनके एंड से सिग्नल्स वीक हैं, इसलिए उन्हें आवाज नहीं आई होगी। तो कुछ को आवाज आ रही है, इट मींस मेरे एंड से ओके है मामला। मैं दोबारा बोल देता हूँ, इरेशनल नंबर्स के लिए मैंने ये कहा है वो नंबर जो रेशनल नहीं हो उन्हें हम इरेशनल कहते हैं। ठीक है। और इसके एग्जांपल में मैंने आपको ये बताया है कि अगर किसी प्राइम नंबर पे आप स्क्वायर रूट लगा देते हो तो वो जरूर इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। प्राइम नंबर बताने लगे थे उसामा, बेटे बताना प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जी उसामा। जो अपने अलावा और एक के अलावा किसी और पर तकसीम नहीं होते। वेरी गुड, ठीक है। ऐसे नंबर जो ज्यादा से ज्यादा दो नंबर्स पे डिवाइड हो सकें, एक अपने आप पे और एक वन पे, वो सब प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जल्दी से बेटा थोड़े से बोलिएगा प्राइम नंबर्स। 1357। वन नहीं आएगा बेटे, वन नहीं आएगा। टू 11 सर 11। टू, 2 3 5। 3, 5, 7, 13, हाँ, इसमें 15। 11 11 भी है बीच में। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब सर आपको जो 15 तो नहीं होगा। नहीं नहीं, जी सर। 15 तो नहीं, 15 नहीं बेटा, 15 नहीं मैंने कहा। हाँ जी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर 1 क्यों प्राइम नंबर नहीं है? हालांकि ये तो सिर्फ अपने पे डिवाइड होता है। बेटा जिसके दो डिवाइजर्स हों, ऐसे नंबर जो दो हिस्सों पे तकसीम हो जाएं। वन तो अपने आप पे सिर्फ हो रहा है ना, आप आपको वन उसके अलावा भी एक होना चाहिए, एक अपने आप और एक वन। इस लिहाज से जो वन है वो इस लिस्ट में नहीं आएगा। तो जो आपके प्राइम नंबर्स हैं ये 2 से स्टार्ट होंगे जी। तो सर इसके भी तो दो डिवाइजर ही हैं, एक ये खुद पे होता है और एक 1 पे होता है। जी बेटा, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन वन इटसेल्फ अपने आप पे डिवाइड होता है ना, उसके अलावा कोई और नहीं है जिस पे डिवाइड होता हो। उस सेंस में अगर हम देखें तो ये उस लिस्ट में फिर नहीं आएगा ना। ठीक है। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो जो है मल्टी रोल प्ले करते हैं इस नंबर सिस्टम में, तो इसलिए इसको हम इस लिस्ट में शामिल नहीं करते जी फिर। ठीक है। यस सर।
अच्छा जी, अब मुझे जी सिर्फ ये सर। बात बताइए कि हमने डेफिनेशन के मुताबिक ये कहा है कि जो पी ओवर क्यू फॉर्म लेते हैं वो रेशनल हैं, जो पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो इरेशनल हैं। तो अंडर रूट टू को किस बेस पे हमने इरेशनल कह दिया है, थोड़ा इसको जस्टिफाई कीजिएगा। सर क्योंकि जो रैशनल नंबर होते हैं ना, जी वो उसमें इशारिया के बाद जो है ना रकम सेम आती है। जैसे 130 है तो 130 बार बार आएगा। ठीक और है, जो 2 है अगर उसे हम ऐसे तकसीम करें तो सेम रकम नहीं आएगी, लाइक बढ़ती जाएगी और चेंज आएगी, इसलिए ये इरेशनल है। वेरी गुड। अक्सर बच्चे ये कॉन्सेप्ट लेते हैं कि शायद ये पी ओवर क्यू फॉर्म नहीं रखता। वैसे तो देखिए बेटे, हर नंबर के बटे में वन है ही है, ठीक है ना। वन तो हर किसी के डिनोमिनेटर पे है। तो इस वजह से हम नहीं कह रहे, एक्चुअली जो अंडर रूट टू की सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी, जैसे हम टू का स्क्वायर रूट निकालेंगे, सो उससे जो जवाब हमें मिलता है ना, वो ऐसा डेसिमल सिस्टम मिलता है जिसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। अभी मैं आपको आगे डेफिनेशंस बताने लगा हूँ टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स की। तो जो वो वाला जो नंबर जो ये दोनों कंडीशंस पूरी नहीं करेगा, उसे हम कहेंगे वो वापस पी ओवर क्यू फॉर्म की शेप नहीं ले सकेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे कह रहे हैं। तो देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल, अ डेसिमल विच हैज ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। क्या बच्चे आप लोग इस बात से वाकिफ हैं कि डेसिमल पार्ट किसे कहते हैं किसी डेसिमल नंबर का? उसका जो डेसिमल है उसकी राइट साइड वाला जो पोर्शन है, उसकी दाईं साइड वाला जो पोर्शन है, उसे डेसिमल पार्ट कहते हैं। तो जब किसी पॉइंट नंबर के के, बाद जी जैसे जी, जब किसी नंबर के डेसिमल पार्ट में जो डिजिट्स हैं वो तादाद में फाइनाइट हैं, महदूद हैं, तो ऐसा नंबर जो है, ऐसा जो डेसिमल है वो एक्चुअली टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जिसे हम यूं कहते हैं कि इशारिया के बाद वो हिस्से जो हैं वो रुक गए हैं, उनकी तादाद का हमें पता है। और उससे आगे बढ़िए तो रिकरिंग डेसिमल जो है, इसे पीरियोडिक डेसिमल भी कहते हैं। तो ये ऐसा डेसिमल है इन विच वन और मोर डिजिट्स रिपीट इनडेफिनेटली, कि एक ही डिजिट बार बार आ सकता है या एक से ज्यादा कई डिजिट्स का एक ब्लॉक बन के वो भी बार बार आ सकता है। अब जैसे अभी लेक्चर के स्टार्ट से पहले आप मुझसे पूछ रहे थे पाई और ये 22/7 की कंफ्यूजन, तो वो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ। ये देखिए, फिलहाल 1/3 को अगर हम देखें तो ये 0.333 अप टू सोन प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। तो ये एक्चुअली कौन सा डेसिमल है? ये रिकरिंग डेसिमल है। रिकरिंग डेसिमल को लिखने के दो और तरीके सीख लीजिए। एक तो ये आपके सामने है कि जिसमें 3 3 बार बार लिखा नजर आ रहा है और अप टू सोन्स के साइंस हैं। दूसरा ये है कि आपका जो वो डिजिट जो वो ब्लॉक रिपीट कर रहा है, आप उसको जो है उसके ऊपर बार लगा दें। जैसे मैंने 0.3 के ऊपर मैंने बार शो किया है। या फिर एक और तरीका है इसे लिखने का कि उस 3 के ऊपर आप एक डॉट लगा दें। जो भी डिजिट रिपीट हो रहा है आपका, आप उस पर डॉट दें तो इट मीन्स वो इनडेफिनेटली रिपीट कर रहा है। अब बात आती है हमारी 22/7 की तरफ। तो बच्चों, यहाँ मैं आपको ये बात बताता हूँ कि 22/7 को जब आप हल करें, जैसे क्लास में कुछ बच्चे कह रहे थे कि सिर्फ 3 डिजिट्स तक हम इसे कंसीडर करते हैं। ऐसा नहीं है बेटा। जब कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर करने हों, डिटेल में किसी नंबर को डिस्कस करना हो, तो हमें बहुत ज़्यादा डिजिट्स तक जो है उस प्रोसेस को कंटिन्यू करना पड़ता है। अब 22/7 को जब हम हल करें, आप कैलकुलेटर जो है, या आप कंप्यूटर पे सॉल्व करें, जब आप ऐसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करें जो ज़्यादा डिजिट्स तक जवाब देने की सलाहियत रखता हो, तो इसका जवाब 3.142857। और फिर देखिए 142857, तो बार बार ये हिस्सा आएगा 142857, 142857। इट मीन्स एक ब्लॉक रिपीट में मिल रहा है आपको, और उसमें कोई गैप नहीं, उसमें कोई वेरिएशन नहीं कि कभी कोई और नंबर आ जाए, यही ब्लॉक बार बार आता है। तो इस वजह से, क्योंकि ये रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है, तो ये 22/7 जो है बेटा जी, ये रिप्रेजेंट करेगा किसे? रेशनल नंबर को। रैशनल नंबर को। ये दोनों के दोनों, जो टर्मिनेटिंग हैं वो वाले भी और जो रिकरिंग हैं वो वाले भी, रेशनल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि इनके लिए बाकायदा से मेथड मौजूद है जिससे पता चल सके। जैसे मेरे सामने ये नंबर हो 0.3333, तो मैं पता कर सकता हूँ कि ये किसे हल करने से मिला है। इसकी पी ओवर क्यू फॉर्म हम फिर से ले सकते हैं। चाहे वो मेथड आज शो करना ज़रूरी नहीं, लेकिन मौजूद है, इसलिए हम कहते हैं कि इसे वापस पी ओवर क्यू की शेप में
ले जाया जा सकता है, इस वजह से ये रेशनल नंबर है। अब अगली बात जो कंफ्यूजन चलती है हायर क्लासेस में बच्चों के माइंड्स में टीचर्स के दरमियान, वो मैं क्लियर कर दूं। पाई और 22/7, क्योंकि देखिए बेटा हम छोटी क्लासेस से पाई को ही 22/7 सुनते और मानते चले आए हैं, लेकिन असल में पाई 22/7 है नहीं। आप देखिए आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर पे पाई का बटन मौजूद है, और आप जब उसे प्रेस करके इक्वल का साइन देते हो तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो 22/7 वाली वैल्यू के करीब तो है, लेकिन एग्जैक्टली वो वाली नहीं है। जैसे पाई की अगर वैल्यू चेक की जाए ना बेटा, तो ये 3.14159264 अप टू सोन चलता भी जाता है, और कहीं पे कोई ब्लॉक, इसमें कोई डिजिट रिपीट में भी नहीं मिलता। तो इसके लिए हम कहेंगे कि ये असल में कौन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ना तो रुका वो सिलसिला, और नॉन रिकरिंग है, ना ही वो रिपीट में कहीं मिला। अब अगर कोई बच्चा कहे ये पाई की वैल्यू आ कहाँ से गई, आपने कैसे लिख ली ये वाली वैल्यू, तो बेटा जी ये भी डिराइव्ड वैल्यू है। बल्कि इसका मैं रिलेशन आपको बता दूं, क्योंकि एक बार याद रखिए, अब सारी इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। लास्ट टाइम जो आपका ये सेशन है अपना, जो आपके पेपर हुए हैं, मतलब जो हमारा सेमेस्टर 1 था या सेमेस्टर 2 था, तो उनके जो ऑनलाइन पेपर हुए ना बेटा, वो ऑब्जेक्टिव पेपर थे, तो उसमें इस तरह के कॉन्सेप्ट्स बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको हर चीज़ की समझ होनी चाहिए। तो मैं आपको ये बताने लगा था कि पाई क्या है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, किसी सर्कल के सरकमफेरेंस को अगर डिवाइड किया जाए लेंथ ऑफ इट्स डायामीटर से, उसके डायामीटर की लेंथ से, तो ये वैल्यू हासिल की जा सकती है, बल्कि हासिल की जाती है। अब किसी बच्चे के जहन में कोई सवाल है इस बारे में? सर दोबारा बताइएगा। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, मैं इसे स्क्रीन पे लिखने की कोशिश करता हूं बच्चों, अभी रुकिए जरा। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो कि होता है 2πr, अगर इसे डिवाइड किया जाए उसी सर्कल के डायामीटर की लेंथ से, डायामीटर रेडियस का डबल होता है 2r से, तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो पाई की मिलती है। अब आपको ये प्रैक्टिस खुद भी कर सकते हो। सरकमफेरेंस से वाकिफ हैं आप लोग बेटा? यस सर। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का मतलब है कि उस सर्कल की जो गोलाई है उसकी पैमाइश, ठीक है ना, बाउंड्री। उसको लेंथ में मेजर करना। और डायामीटर, इसे इसे डी से भी जाहिर करते हैं, मैंने 2r लिखा है क्योंकि डी जो है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। अगर इन दोनों को जनरली मेजर करके इनकी रेशो ली जाए तो जो नंबर मिलता है वही, उसे ही पाई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और वो यही वाली वैल्यू होगी। तो छोटी क्लासेस में पाई के लिए 22/7 इस्तेमाल करवा दिया गया, वो गलत नहीं था। वहाँ हमारा मकसद सरकमफेरेंस, एरिया ऑफ सर्कल, ऐसी कुछ कैलकुलेशंस थी, उनमें ये सही से अपना काम कर रहा था। इसकी अप्रॉक्सीमेशन है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। बल्कि अगर आप पाई की वैल्यू के ज़्यादा करीब जाना चाहते हैं तो ये ज़रा एक और बात नोट करें, अगर आप लोग 355 को डिवाइड करें 113 से, 113 से, तो इसका जो जवाब आता है 22/7 की निस्बत 355/113 का जो जवाब आता है ये ज्यादा करीब है, ये ज्यादा बेहतर अप्रोक्सीमेशन मानी जाती है पाई की वैल्यू की, क्योंकि ये तकरीबन 5 हिस्सों तक, 59 तक, यहां तक ये मैच करता है। फिर तो वो लहदा बात है कि हम पाई की वैल्यू को 22/7 कंसिडर करते रहे। अब हम हायर मैथमेटिक्स में पाई की एक्चुअल ये वाली वैल्यू ही आगे यूज करते हैं। तो ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि पाई इरेशनल है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है, सिस्टम है। यस। और 22/7 रेशनल है क्योंकि वो रिकरिंग है। अब ये यस प्रॉब्लम सब सर। बच्चों का क्लियर हो गया है? यस सर। कोई सवाल? जी सर। नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो
आगे अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताना चाहता हूँ रियल नंबर्स की। आपको ये प्रॉपर्टीज की समझ होगी तो आप जो है वो आगे कुछ कैलकुलेशंस कर पाएंगे। अभी जो मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ ये बेसिकली इन्हें हम अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज कहते हैं। मतलब इनका इनका खुलासा ये होता है कि जी रियल नंबर्स को ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड अपना डिवाइड किया जा सकता है सवाए ज़ीरो के। तो अब उनको बाकायदा से टैग्स के साथ, नेम्स के साथ आपको बताया जा रहा है ताकि आप उनसे वाकिफ़ हों इस बात से कि ये किस नेम से किस प्रॉपर्टी का क्या ताल्लुक है। मैंने बेटा जी दोनों जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, उसके लाज इकट्ठे ही करके लिख दिए। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला जो ला है उसका नाम है क्लोजर ला या क्लोजर प्रॉपर्टी। तो लफ्ज़ क्लोज्ड से बना है ये। इसका मतलब ये है कि किसी सेट के अंदर से कोई से दो एलिमेंट्स लिए जाएं और उनको हल करने से जो मिले वो नंबर फिर से उस सेट का मेंबर हो। यहाँ पे ये जो अलामत यूज की है ये उल्टा ए की तरह हम इसे लिखते हैं। इसका मतलब है फॉर ऑल। बेटे समझ आइए, आप वाकिफ हैं इससे? यस सर। फॉर ऑल का मतलब क्या है कि तमाम के लिए। मैंने कहा है कि कोई से दो। अब कोई से दो का मतलब ये नहीं कि जो दो बात मान रहे हों सिर्फ उनको रख लिया जाए कंसिडरेशन में, नहीं। हर दो, हर दो, तमाम में से हर दो। लेकिन एक टाइम पे तो कोई से दो कंसीडर होंगे ना, फिर कोई और दो, फिर कोई और दो, फिर कोई और दो। इस फॉर ऑल का ये मतलब है कि आप उस सेट के अंदर मौजूद हर एलिमेंट को जो है अपनी कंसिडरेशन में, डिस्कशन में शामिल जरूर करेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं। ठीक हो गया? अब जो यहाँ मैंने लाइन लिखी है ये ना थोड़ा सा बच्चे इस बात से घबराते हैं, थोड़ा क्लैरिटी स्टार्ट में, मतलब इसमें क्योंकि अभी नंबर्स नहीं है तो ये ज़रा लिखना सीखिए बेटा इन्हीं अलामतों के साथ। रियल नंबर्स को आपको बताया कि ये वाले आर से जाहिर करते हैं। इसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के आर से जाहिर करने के लिए बेहतर होता है इसकी ये वाली दो लाइंस डबल कर ली जाएं तो फौरन माइंड में क्या आता है कि रियल नंबर्स पे बात हो रही है। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ये साइन किस चीज़ का है? बिलोंग्स टू का। जिस बिलोंग टू। जिसका मतलब होता है मेंबर होना, रुकन होना, ताल्लुक रखना। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि उस सेट के अंदर से हर दो में से कोई से दो लिए जाएं और उनको जमा किया जाए। उनको जमा करने से जो जवाब मिलेगा वो फिर से एक रियल नंबर होगा। तो आप लोग ये अपने जहनों में कंसीडर कर सकते हैं। रियल नंबर्स का सेट एक बहुत बड़ा सेट आपके पास अब मौजूद है आपके माइंड में। तो उसमें मौजूद हर दो नंबर्स को उठा के जमा करके देखिए, जो जवाब आएगा क्या वो फिर से एक रियल नंबर होगा कि नहीं होगा? ज़रूर होगा। तो ये हम कहेंगे कि क्लोजर लॉ जो है वो होल्ड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और नीचे वाली लाइन में मैंने उसे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से लिखा है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। कॉमा का मतलब अब उसका रिजल्ट निकलने लगा है, नतीजा निकलने लगा है और वो क्या है? देयर प्रोडक्ट बिलोंग्स टू आर। क्या आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और जवाब फिर से सेट ऑफ रियल नंबर्स में से होगा। जी बच्चों, समझ आ रही बात? यस सर। यस जहाँ सर। जहाँ मसला हो फौरन जी सर। वहीं पे आप मुझे से पूछ लीजिएगा। वेट करने की जरूरत नहीं है कि सर खामोश होंगे तो फिर हमने क्वेश्चन करना है क्यों। ओके सर। हाँ जी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है जी? बेटा इसमें तीन एलिमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है और इसलिए मैंने लिखा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो एक्चुअली क्या है, हम ये देखना चाहते हैं कि तीन एलिमेंट्स को हल करने में अगर हम उनकी जगह तो नहीं बदलें, जगह वो अपनी पे पड़े रहें, लेकिन हम पहले दूसरे और तीसरे को हल कर लें और जो जवाब आया है उसे फिर पहले के साथ शामिल करें। या ये तरीका है कि हम पहले पहले और दूसरे को हल कर लें और जो जवाब आया है उसको तीसरे के साथ हल करें, तो दोनों केसेस में सेम नंबर मिलेगा। चाहे वो हल करना एडिशन है, चाहे वो हल करना मल्टीप्लिकेशन है। तो तमाम रियल नंबर्स ये प्रॉपर्टीज भी मानते हैं। इस लॉ का नेम आपको याद होना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ है। जब लफ्ज़ एसोसिएटिव सामने आए तो आपके जहन में ये स्केच आ जाए। जब जब ये स्केच आपके सामने आए तो आपके जहन में उसका नाम आ जाए कि ये एसोसिएटिव लॉ है।
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। आइडेंटिटी एलिमेंट का आप रोल मेरे से समझ लें कि आइडेंटिटी एलिमेंट हम कहते किसे हैं। देखिए, ऐसा एलिमेंट जिसे किसी दूसरे एलिमेंट के साथ हल करें और वही वापस जवाब में आ जाए। बच्चों, इस फिक्रे पे गौर कीजिएगा, मैंने हल करना कहा है, मैंने जमा या ज़रब करना अभी वाज़ेह नहीं किया, ऑपरेशन डिसाइड नहीं किया अभी। तो मैंने क्या कहा है कि Yes. जब आप किसी एलिमेंट को, कोई ऐसा एलिमेंट जिसे किसी दूसरे एलिमेंट से हल करें और जवाब में वही आए जिसके साथ उसे हल किया गया हो। अब ये जो सलाहियत है, ये जो एबिलिटी है, ये एडिशन के लिहाज से हमारे रियल नंबर्स में एक एलिमेंट है ज़ीरो, उसके पास है कि ज़ीरो को किसी नंबर में ऐड करें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट, ये साइन किस चीज़ का है बेटा? देयर एग्जिस्ट, के वहाँ पे मौजूद होगा ज़ीरो बिलोंग्स टू आर सच दैट, एस डॉट टी का मतलब सच दैट ए में ज़ीरो ऐड करें या ज़ीरो में ए ऐड करें, दोनों केसेस में जवाब ए ही आएगा। ठीक है, समझ आ गई बात बच्चों? Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये काम वन कर सकता है, क्योंकि वन को जिस किसी से मल्टीप्लाई करोगे या जिसे वन से मल्टीप्लाई करोगे वो ही जवाब में मिलेगा। Yes, sir. क्लियर हो गया? तो ये सर ये एग्जिस्ट जी जी, एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है? देयर ये एग्जिस्ट कि वहां पे मौजूद है, वहां पे उसका वजूद है, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्टेंस से। क्लियर हो गया बेटे? जी सर। हाँ जी, जी सर। चलिए जी, मैं इस पेज को क्लियर कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं जी। आगे हमारी प्रॉपर्टी कौन सी होगी जी? आपको नजर आ रही होगी, इनवर्स के बारे में बात करेंगे हम। तो व्हाट इज इनवर्स ऑफ एलिमेंट, बल्कि आइडेंटिटी वाली सामने रखते हैं, इसकी मदद से इनवर्स डिसाइड होता है। देखिए, जब आपने किसी एलिमेंट का इनवर्स ढूंढना ना बेटा, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ऑपरेशन कौन सा है और उस ऑपरेशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है। देखिए, अगर ऑपरेशन प्लस है तो मैं ये कहूँगा कि हर वो दो एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे जिनको प्लस करने से, जिन्हें ऐड करने से ज़ीरो आए। मैं अगर जनरल बात बोलूँ इकट्ठी दोनों ऑपरेशंस के लिए, तो फिर मैं ये बोलूँगा कि हर दो वो एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे जिनके हल होने से आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। ये बात समझ आई है आपको? जी सर। अब अगर हल होना है, रिवाइज करें सर। मैं बेटा लिखता हूँ सामने ना, इस चीज को थोड़ा जनरलाइज करके लिख के देता हूँ आपको। रुकिए जरा, वेट कीजिए। मैं ये कहूँगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलें। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट सम, लेट्स से ए प्राइम belongs to R such that A into A prime is equal to E। दूसरा ऑप्शन मैंने नहीं लिखा, वो उसमें इन दोनों की जगह बदलनी है, ए प्राइम इंटू ए। अब देखें, यहां मैंने क्या कहा है कि ऐसे दो एलिमेंट जिनको हल करने से आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, ई से जाहिर कर दिया आइडेंटिटी को, और इसे फिलहाल उसके ऊपर प्राइम से जाहिर किया। अब अगर आपका ये हल होना होगा एडिशन, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, ये देखिए, ये प्लस, तो जाहिर बात है ई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और अगर ये हल करना हुआ मल्टीप्लिकेशन, तो ए की वैल्यू वन हो जाएगी। याद रखिए, जब आप, अब मैं थोड़ा सा आसान करता हूं बात को, जब आपने एडिटिव इनवर्स ढूंढना हो, किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स ढूंढना हो, तो आप उसका साइन चेंज कर दें। क्या कर दें जी? साइन चेंज कर दें। जैसे मैं Yes, कहूं, sir. मैं पूछूं बच्चों -3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, आप कहेंगे सर 3। मैं पूछूं क्यों 3 है, आप कहेंगे सर इन दोनों को ऐड करने पे जीरो आ रहा है, इसलिए ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। इसलिए मैं Yes, sir. पूछता हूं बेटा कि जी 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है,
तो बताया 1/5। 1/5। एक्सीलेंट। जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो, साइन चेंज नहीं करना, सिर्फ उस नंबर को पलट देना है, उसका रेसिप्रोकल ले देना है। यस सर। ठीक है, मेरा ख्याल है जी बच्चों सर। अब अगर टाइम खत्म हो गया ना मीटिंग का, जी तो सर। मैं आपको फिर फौरन दूसरा लिंक भी भेज दूंगा, तो विद इन फ्यू मिनट्स आप ज्वाइन हो जाइएगा जल्दी से। अभी जितनी देर यस तक सर। बात कर सकते हैं हम करेंगे जी। ओके सर। ठीक है, कमोडिटी प्रॉपर्टी देखते हैं जी। कमोडिटी प्रॉपर्टी क्या है? तो कमोडिटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो एलिमेंट्स को आप हल करते वक्त उनकी जगह बदल दें तो उससे जवाब को फर्क नहीं पड़ रहा, तो इट मीन्स कमोडिटी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, चाहे मल्टीप्लिकेशन है चाहे एडिशन है, ये आपके ऑपरेशंस है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जल्दी से देख लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि हमारे पास तीन एलिमेंट्स हों, इसमें एक ही टाइम पे दोनों ऑपरेशन लगते हैं इस प्रॉपर्टी में। यहाँ पे दो एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, बी और सी, और यहाँ पे ए बाहर से उनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली ए इंटू बी प्लस सी फिर क्या बन जाएगा, ए बी प्लस ए सी। जैसे आप वाकिफ में बेटा लफ्ज डिस्ट्रीब्यूट से, डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है? अलहदा कर देना, जी सर, तकसीम कर देना, अलहदा कर अलहदा देना। कर देना। अब आप इसको समझाने के लिए मैं यूं कहता हूं कि बी और सी दोनों इकट्ठे थे, बी और सी दोनों इकट्ठे थे, बाहर से ए आया इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब उसने इनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया कि वो दोनों के साथ मिल गया, लेकिन उन दोनों को उसने अलहदा अलहदा कर दिया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और अगली बात ये बेटा जी कि ये ए जो है वो लेफ्ट साइड से इस्तेमाल हुआ है, लेफ्ट साइड से अप्लाई हुआ है इस पे, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। और अगर आप नीचे देखें ए प्लस बी इंटू सी, अब सी जो है वो राइट साइड से अंदर आना चाह रहा है, तो ये ए सी प्लस बी सी बन जाएगा, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये ऊपर वाला कौन सा है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और नीचे वाला और नीचे वाला राइट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इतने में से किसी बात की समझ नहीं आई हो तो बच्चों बताओ मुझे। ठीक है, क्लियर है ये? कोई क्वेश्चन पूछना है? कम्यूटेटिव ला थोड़ा सा बता देंगे सर, हाँ जी, सिग्नल नहीं आ रहे थे इसलिए समझ। जी जी, कम्यूट, कम्यूट का मतलब होता है बेटा, ये इसे हम खासियत है मुबादला कहते हैं, बदल जाना। अ, तो जैसे मैं कहूँ 3+4 इज इक्वल टू 4+3, तो जवाब सेम आ रहा है ना बेटा। इसी तरह से मैं कहूँ 3 × 5 इज इक्वल टू 5 × 3, जवाब सेम आ रहा है। तो जगह बदल के दाएं बाएं लेफ्ट राइट करने से भी अगर जवाब सेम आ रहा है तो हम कहते हैं कि वहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। जहाँ पे सेम आ रहा हो वहाँ पे होल्ड कर रहा होगा, सेम नहीं आ रहा तो होल्ड नहीं करता। अच्छा। ठीक हो गया। अब बेटा जी इस सेशन का टाइम एक्सपायर हो रहा है, वेट कीजिए, मैं अभी आपको आपके जो दूसरी क्लास है उसका लिंक भेज रहा हूँ ग्रुप में। पहले मैं लिंक भेज लूँ फिर आपने उसको ज्वाइन करना है जी। तो बच्चों ठीक है, आपका अभी दूसरी क्लास में फिर आप मुझे ज्वाइन कीजिए।